एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन बट हीट एंड वर्क आर नॉट। कहने का मतलब है कि हम लोग जो कह रहे हैं इंटरनल एनर्जी, दैट इज हम लोग जिसको यू से डिनोट करते हैं, इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन बट हीट एंड वर्क डन इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। ओके, तो यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि हीट एंड वर्क डन जो है वो स्टेट फंक्शन नहीं है, बट यू जो है वो यानी कि इंटरनल एनर्जी इज स्टेट फंक्शन। लेकिन इसको समझने से पहले हमको ये समझना जरूरी है कि स्टेट फंक्शन होता क्या है। तो हम लोग चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, स्टेट फंक्शन क्या होता है। स्टेट फंक्शन मतलब कोई भी फंक्शन हो, एक ऐसा फंक्शन जो कि इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ टेकन बाय द रिएक्शन। कहने का मतलब हुआ कि जिस रास्तों से होकर के कोई प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, जिस वे से, उस वे के ऊपर कोई निर्भरता नहीं, कोई डिपेंडेंसी नहीं, बस उसका इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट। फॉर एग्जांपल हम लोग एक आइस एंड वाटर को लेते हैं। मान लीजिए एक आइस है, वाटर का ही एक स्टेट है। इसका अभी सपोज कीजिए मैं रेफ्रिजरेटर से निकाल करके आइस का एक क्यूब यहाँ पर रखा हूँ। इसका इनिशियल स्टेट आइस है, बट अंडर द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, दैट इज टेम्परेचर हमारा जो रूम टेम्परेचर है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो भी उसका वॉल्यूम है, ठीक है। अब ये जो आइस है कुछ देर तक मान लीजिए इस टेबल पर रखा हुआ है, तो ये कुछ देर के बाद क्या हो जाएगा, कंप्लीटली चेंज होकर के वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका फाइनल स्टेट क्या हुआ, वाटर। इनिशियल स्टेट क्या था, आइस। तो यही जो वैल्यू है इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर, इसको हम लोग कहते हैं स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन एक ऐसा प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टी व्हिच डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। और ठीक है, तो ये हमारा स्टेट फंक्शन हो गया। अब हम लोग ये देखेंगे कि स्टेट फंक्शन इज इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। हमने पिछले वीडियो में, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर हमने प्रूफ किया हुआ था अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मैथमेटिकली, डेल यू दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू प्लस डब्ल्यू इक्वल टू डेल यू होता है, ये हमने प्रूफ किया है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर के वहाँ पर देख लीजिएगा वो कैसे होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने कहा है क्यू प्लस डब्ल्यू इज अ स्टेट फंक्शन एंड इट इज इक्वल टू डेल यू, बट अलोन Q and alone W, stand alone Q and stand alone W is not a state function। ये दोनों अगर अलग अलग हैं तो ये स्टेट फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग प्रूफ करने के लिए एक कंडीशन लेते हैं, ठीक है, एक मटेरियल लेते हैं, और हम लोग इसके लिए सपोज करते हैं, लेट अस कंसीडरिंग अ सिस्टम, ठीक है, एट ए इज अ पॉइंट वेयर अ सिस्टम इज प्रेजेंट एट अ कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, pressure and volume, and it is called as temperature 1, pressure 1 and volume 1, and under this condition of temperature, pressure and volume, its internal energy will be U1, ठीक है। इस कंडीशन के ऊपर, इस कंडीशन पर टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम T1 P1 V1 में इसका जो इंटरनल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू U1, ठीक है। और इंटरनल एनर्जी जो U1 है ये T1 P1 V1 पर, और ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि स्टेट ऑफ द सिस्टम को कंट्रोल करता है। स्टेट ऑफ द सिस्टम का एग्जांपल हम लोग कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, या गैसियस स्टेट है, वो स्टेट है उस सिस्टम का। लिक्विड स्टेट वो एक स्टेट है। तो ये सब चीज़ जो है इसी कंडीशन के ऊपर वैरी करता है। सपोज कीजिए कि एक आयरन है, एट रूम टेम्परेचर वो सॉलिड है, बट एट वेरी हाई टेम्परेचर इट विल बी लिक्विड। तो वो क्या हुआ, टेम्परेचर हुआ, वहाँ का प्रेशर, और जब लिक्विड फॉर्म में रहेगा तो उसका वॉल्यूम कुछ और रहेगा, सॉलिड फॉर्म में है तो उसका वॉल्यूम कुछ और है, ठीक है। तो ये फैक्टर है, एक ऐसा फैक्टर है जो कि किसी भी सिस्टम का स्टेट को कंट्रोल करता है, ओके। तो इस कंडीशन में इस मटेरियल का जो इंटरनल एनर्जी है वो है U1। अब हम लोग क्या करेंगे, इस फैक्टर को चेंज करेंगे। नाउ चेंजिंग दिस टू अ न्यू कंडीशन दैट इज T2 P2 एंड V2, दैट इज T2 P2 एंड V2। अब A से B पर जाता है भाया पाथ 1, इसको हम लोग कह देते हैं ये पाथ 1 है, यहाँ से जा रहा है, और इसको जो है हम लोग कहेंगे ये पाथ 2 है, ठीक है। तो पहले पाथ 1 को देखते हैं, पाथ 2 को हम लोग बाद में देखेंगे। तो जब इसका कंडीशन चेंज हो रहा है, द फैक्टर ऑफ दैट कंडीशन दैट इज कंट्रोलिंग द स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज चेंजिंग फ्रॉम T1 P1 V1 टू T2 P2 एंड V2, देन इट्स इंटरनल एनर्जी विल बी U2 एंड इट इज एट B। At B, it's the internal energy of this material will be U2, ठीक है। यहाँ तक हम लोग समझ गए कि एट अ कंडीशन ऑफ T1 P1 V1 इसका इंटरनल एनर्जी होगा U1 एंड एट दिस कंडीशन इट्स इंटरनल एनर्जी विल बी U2, ठीक है। अब हम लोग को क्या प्रूफ करना है कि इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, ठीक है। तो सिंस फॉर U2 दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो गया, हमारा इंटरनल एनर्जी बोलेंगे या चेंज इन इंटरनल एनर्जी, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो सिंस फॉर change in internal energy to be a state function,
इट्स वैल्यू मस्ट बी कांस्टेंट, मतलब कि जो वैल्यू है u1, इट्स वैल्यू मैंने लिखा है यहाँ पर, इट्स वैल्यू मीन्स दैट इज u1 एंड u2 मस्ट बी कांस्टेंट, बिकॉज डेल u इक्वल टू u2 माइनस u1, एंड u2 एंड u1 का वैल्यू कांस्टेंट होगा तभी डेल u का वैल्यू कांस्टेंट होगा। ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन को एज्यूम करेंगे, एज्यूमिंग दैट इट इज नॉट ट्रू। ठीक है, अब हम लोग ऐसा मानते हैं कि ये ट्रू नहीं है, मतलब कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। ठीक है, अब हम लोग एक कंडीशन को एज्यूम करते हैं, लेट डेल u1, ठीक है, डेल u1 बी द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑन मूविंग फ्रॉम ए टू बी भाया पाथ 1। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग ए से बी की तरफ जाते हैं, ए टू बी मूव करते हैं भाया पाथ 1, इस पाथ के थ्रू, तो सर्टेन जो है हमारा यहाँ पर हम लोग देखते हैं मूव करते हैं तो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है इंक्रीज करता है। ठीक है, डेल u1 बी द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑन मूविंग फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, ए से बी की तरफ अगर हम जाते हैं तो ऐसा हम लोग एज्यूम करेंगे कि कुछ एनर्जी बी के पास आने पर इंक्रीज कर गया, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि इस कंडीशन में एट T1 P1 V1 इसका इंटरनल एनर्जी U1 है और B पर जो है इसका इंटरनल एनर्जी U2 है, यानी कि बट दोनों कंडीशन अलग अलग है, इसलिए दोनों कंडीशन पर इसका इंटरनल एनर्जी भी अलग अलग होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में इसका इंटरनल एनर्जी ये है और अपर कंडीशन में जाने के बाद इसका इंटरनल एनर्जी जो है कुछ अलग होता है एंड इट इज़ U2, और ये जो है कुछ इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि ये जो इंक्रीज कर रहा है दैट इज डेल u1 इट इज इक्वल टू u2 माइनस u1। ठीक है, तो जो हमारा इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी है दैट इज u2 माइनस u1 है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कंडीशन एज्यूम करते हैं कि जब ये वापस B से A की तरफ आता है, ठीक है, भाया पाथ B, तो जब ये B से A की ओर आता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इस जो मतलब B से जब A की ओर आ रहा है तो एक सर्टेन अमाउंट में इसका एनर्जी डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अगर इधर जाने पर इंक्रीज कर रहा है तो ठीक उसी तरह जब वापस आएंगे तो एनर्जी डिक्रीज करेगा, मगर यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा ट्विस्टिंग करते हैं। वो क्या है कि इधर जब A से B की ओर जा रहे हैं तो एनर्जी ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है, बट B टू A आ रहे हैं तो एनर्जी कुछ कम डिक्रीज कर रहा है, एंड U2 जो है हम लोग का डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑन मूविंग फ्रॉम B टू A भाया पाथ 2। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि डेल u1 दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑन गोइंग फ्रॉम A टू B इज ग्रेटर देन चेंज इन इंटरनल एनर्जी व्हेन वी कम बैक अगेन फ्रॉम B टू A दैट इज डेल u2। ठीक है, यानी कि डेल u1 इज ग्रेटर देन डेल u2 दैट इज डेल u1 इज नॉट इक्वल टू डेल u2 इज इक्वल टू u1 माइनस u2 एंड u1 इज द u2 माइनस u1। यहाँ पर ये कंडीशन क्लियर है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब u1 से मतलब सॉरी B से जब A की ओर आ रहे हैं तो कुछ कम अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीज कर रहा है, बट A टू B जा रहे हैं तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। तो यानी कि जब एक साइकिल पूरा कंप्लीट हो रहा है तो उसमें हम लोग देखते हैं कि कुछ अमाउंट ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी हैज़ बीन क्रिएटेड ड्यूरिंग कंप्लीशन ऑफ वन साइकिल। वो कैसे हो रहा है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं u1 इज ग्रेटर देन u2, तो मतलब कि यहाँ से यहाँ गए हमको कुछ ज़्यादा एनर्जी मिल गया, लेकिन यहाँ से जब वापस यहाँ आए तो एनर्जी कुछ कम घटा है। तो मान लेते हैं ये यहाँ से यहाँ जाने में हमारा 5 अमाउंट ऑफ एनर्जी इंक्रीज किया, लौटने में 4 अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीज किया, तो 5 माइनस 4 दैट इज 1 अमाउंट ऑफ एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। ये एक इंडिपेंडेंट अमाउंट है, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, मैंने समझाने के लिए बस एक एग्जाम्पल को लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एक साइकिल कंप्लीट होने में सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी हैज़ बीन क्रिएटेड, मतलब कि कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रिएट हो रहा है। ठीक है, सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी हैज़ बीन क्रिएटेड, मगर हम लोग देखते हैं एज पर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, कहने का मतलब हुआ कि एनर्जी ना ही हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि जो हमारा जो यहाँ पर एनर्जी जो है ना ही बढ़ेगा ना ही घटेगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो भी है यही कहता है कि एनर्जी ना ही क्रिएट होगा ना ही डिस्ट्रॉय होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है वेन एवर सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी विल डिसअपियर इन वन फॉर्म then immediately an exact equivalent amount of energy will reappear into another form। कहने का मतलब है कि अगर किसी एक फॉर्म में कुछ एनर्जी गायब हो जाता है तो उतना ही सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी किसी दूसरे फॉर्म में फिर से वो मतलब अपीयर हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ कि यहाँ से यहाँ जाने में जितना एनर्जी इंक्रीज कर रहा है एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ से यहाँ आने में भी डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो जब ये कंडीशन हम लोग देखते हैं तो हम लोग ये पाते हैं कि हमारा जो सपोजिशन है दैट इज फॉल्स। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि हेंस अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स दिस इज नॉट पॉसिबल एंड आवर सपोजिशन इज फॉल्स। ठीक है,
अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ of thermodynamics, it is not possible and our supposition is wrong। हम लोग जो सोचे हैं वो गलत है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर ये गलत है तब क्या होगा उस कंडीशन में, दैट इज डेल U1 इज इक्वल टू डेल U2 इज इक्वल टू डेल U, ठीक है। डेल U दैट इज यहाँ पर डेल U हम लोग सिंपली मान सकते हैं दैट इज U1 माइनस U2 या फिर U2 माइनस U1, तो कुछ भी हम लोग लेंगे। यहाँ पर जो ये कंडीशन हम लोग लिए थे, ये जो ग्रेटर देन वाला, ये कंडीशन गलत है एंड द रियल वैल्यू विल बी डेल U1 इज इक्वल टू डेल U2, ठीक है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी जो है वो हमारा स्टेट फंक्शन है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में एक स्टेटमेंट नोट किया हुआ था कि फॉर चेंज इन इंटरनल एनर्जी टू बी अ स्टेट फंक्शन इट्स वैल्यू मस्ट बी कांस्टेंट, ठीक है। आप अपने नोटबुक में देखिएगा, आपने जहां पर नोट किया है, तो जब हमारा इंटरनल एनर्जी का वैल्यू कांस्टेंट होगा वो तभी स्टेट फंक्शन होगा। और इंटरनल एनर्जी का वैल्यू यहाँ पर कांस्टेंट है क्योंकि डेल U1 इज इक्वल टू डेल U2 होता है, और ये जो डेल U है इसका वैल्यू जो है हमारा U2 माइनस U1 या फिर U1 माइनस U2 है। तो ये भी वैल्यू फिक्स है, ये भी वैल्यू फिक्स है, तभी तो इसका जो डिफरेंस है दैट इज डेल U वो फिक्स होगा, और ये फिक्स होगा तभी जाकर के हमारा यहाँ पर जो वैल्यू है डेल U का वो फिक्स हो जाएगा और ये स्टेट फंक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हीट एंड वर्क जो है हमारा वो क्यों नहीं होगा। देखिए, क्योंकि Q एंड W जो है यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, जो W अप्लाई कर रहे हैं तब जाकर के हमारा T मतलब जो है हमारा हीट एनर्जी जो है वो चेंज हो जा रहा है। तो ये जगह जगह पर जो है चेंज हो रहा है, बट हमारा जो U जो है वो फिक्स है। दैट्स वाई इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन बट हीट एंड वर्क इज नॉट, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे। हम